हेलो एवरीबॉडी। आज महाजनपद काल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में भारतीय राजनीति में एक नया परिवर्तन आया। अनेक शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ और यह लोहे के आगमन के फलस्वरूप हुआ था, क्योंकि अब कृषि कार्य व्यवस्थित तरीके से होने लग गया था, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगी और इससे आर्थिक प्रगति हुई। और इसके बाद फिर सामाजिक प्रगति होती है धीरे धीरे, और जैसे जैसे सामाजिक प्रगति होगी तो राजनीतिक जीवन भी उससे प्रभावित होता है। और इसका प्रभाव ये पड़ा, जो कबीला था अब वो उसका आकार बड़ा होके जन में बदल गया था। अब धीरे धीरे जन का आकार बड़ा हो गया तो वो जनपद में बदल गया, और जैसे जैसे जनपद का आकार बड़ा हुआ तो वो महाजनपद में बदल गया। और इस प्रकार आर्थिक प्रगति ने ही राजनीतिक प्रगति को जन्म दिया। तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। ये राजनीतिक प्रगति के साथ साथ धार्मिक धार्मिक पद्धति का भी प्रगति का भी युग था। हिंदू धर्म की बुराइयों के कारण बौद्ध धर्म, जैन धर्म का विकास हुआ था, पर इस समय हिंदू धर्म में भी जो कमियां थी वो सुधार उनमें होने लग गया था, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी काफ़ी विस्तार हो रहा था। और जो महाजनपद काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो उस समय मुख्य रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथों में और जैन धर्म ग्रंथों में हमें मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी महाजनपद काल की अंगुत्तर निकाय के ग्रंथ में हमें मिलती है। इस बौद्ध ग्रंथ में हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, और इसके अलावा जो भगवती सूत्र है वो एक जैन ग्रंथ है, और यहाँ से भी हमें 16 महाजनपदों की सूची मिली है। और ये 16 जो महाजनपद थे जो वर्तमान भारत में अब नहीं है, जो अखंड भारत था, जैसे कि अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, पाकिस्तान का क्षेत्र, ये उस समय भारत के अंग थे। और ये 16 महाजनपद हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में थे, जिसकी संख्या है 8। उसके बाद बिहार में 3 महाजनपद पनपे, राजस्थान में एक, मध्य प्रदेश में एक, दक्षिण भारत में एक, और भारत से बाहर 2, एक अफ़गानिस्तान में और एक पाकिस्तान में। और ये सबसे ज़्यादा महाजनपद काल उत्तर प्रदेश बिहार में क्यों पनपे? क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था का जो साधन सबसे बड़ा था वो था कृषि, और इन क्षेत्रों में कृषि सबसे अच्छी होती है। उसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, ये सभी कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता था, या उत्तर प्रदेश के ही भाग थे। तो अब ये जो 16 महाजनपद थे ये आपस में संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इनमें जो सबसे आगे निकल के आता है वो है मगध साम्राज्य। क्योंकि इन सभी में मगध ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए रहा क्योंकि यहाँ लोहे की भरपूर खानें थी। यह चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध जो राज्य हो गंगा के मध्य मैदान में स्थित है, इसलिए यहाँ कृषि अच्छी होती थी, व्यापारिक सुविधाएं ज़्यादा थी, और यहाँ के राजाओं ने भी साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन 16 महाजनपदों में कुछ में राजतंत्र देखने को मिलता है और कुछ में गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब जहाँ राजा का शासन हो, और गणतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ संघ शासन करते हैं, यानी ग्रुप्स। इन ग्रुपों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शासन होता था। जो मगध साम्राज्य है ये आधुनिक बिहार में है। इसकी पुरानी राजधानी ग्रीवरज थी, बाद में राजगृह पड़ी। जो आधुनिक भारत का पटना से गया का क्षेत्र है वो उस समय दक्षिणी बिहार मगध साम्राज्य कहलाता था। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये जो वंश थे वृद्ध, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, ये सबसे शक्तिशाली वंश थे जिनका उदय यहीं हुआ। और मगध राज्य ने इन्हीं के माध्यम से आगे चलकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जितने 16 महाजनपदों को अपने साम्राज्य में मिलाया। अब दूसरा महाजनपद है वो है अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। यह वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में है। अब तीसरा महाजनपद है वज्जीसंग, इसकी राजधानी थी वैशाली।
यह 8 कुलों के संयोग से बना, जिसमें 3 प्रमुख थे, विदेह, वज्जी और लिच्छवी। यह आधुनिक बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके बाद चौथा महाजनपद है काशी। यह उत्तर प्रदेश में है और काशी की राजधानी उस समय वाराणसी थी। यह वरुणा और असी नदी के तट पर स्थित थी, इसलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा था। अब पांचवा है कौशल। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही है, जो वर्तमान में अयोध्या क्षेत्र है। इसकी जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। और जो ये कौशल क्षेत्र था ये 2 भागों में बटा था, उत्तर और दक्षिण। तो जो दक्षिण का भाग था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती और जो उत्तर का भाग था उसकी थी राजधानी साकेत। अब छठा महाजनपद है मल प्रदेश और इसकी राजधानी थी कुशीनगर। वर्तमान तेवरिया क्षेत्र यूपी के में उस समय का मल महाजनपद था। इसके बाद सातवां जो महाजनपद है वो है वत्स। वत्स राज्य की जो महाजनपद की राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। वर्तमान में जो प्रयागराज का क्षेत्र है या इलाहाबाद का क्षेत्र था उसी के अंदर वत्स महाजनपद बसा हुआ था। इसके बाद 8th पे आता है कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो वर्तमान दिल्ली है और कुछ मेरठ का क्षेत्र इंद्रप्रस्थ के ही अंदर आता था। अब नेक्स्ट 9th पे आता है पांचाल क्षेत्र। इस महाजनपद की 2 शाखाएं थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्ले। आधुनिक रुहेलखंड और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था इसमें पांचाल महाजनपद बसा हुआ था। और 10th पे आता है सुरसेन मथुरा जिसकी राजधानी थी। 11th पे आता है चेदी। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। आधुनिक यूपी का बुंदेलखंड का क्षेत्र। 12th पे आता है अवंती। यह आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश का इसके अंदर कुछ भाग आता था। अवंती के भी 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अब 13 पे है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। आधुनिक जयपुर और अलवर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। 14 पे है अशमक। इसकी राजधानी पौधन्य थी जो आधुनिक पौधन है दक्षिण भारत में। अशमक क्षेत्र दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसके बाद 15 पे है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह आधुनिक कश्मीर पामीर के भूभाग में और इसके अंदर कुछ गांधार का भाग आता था। कंबोज का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में है ज़्यादातर और कुछ हिंदुस्तान में। इसके बाद 16 पे आता है गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र। तक्षशिला विद्या और व्यापार का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। भारत का सबसे पहले जो शिक्षा केंद्र था वो तक्षशिला में ही स्थित था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।